नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की। याद है पिछले साल सितंबर 2025 में वहाँ जो बड़ी उथल-पुथल हुई थी जिसने सबको एकदम चौंका दिया था। हाँ, वो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। बिल्कुल, 70 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। मतलब आखिर क्या था ये पूरा मामला? हमारे पास रॉयटर्स, एपी न्यूज और अल जजीरा के कुछ लेख और विश्लेषण है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिंगारी कैसे भड़की, इसके पीछे की असली वजहें क्या थीं और क्या ये आग दोबारा सुलग सकती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है। असल में ये हमें आज के जमाने की कई बड़ी सच्चाइयों का आईना दिखाती है। जैसे युवाओं की उम्मीदें कैसे बदल रही हैं, है ना? टेक्नोलॉजी का असर कितना बढ़ गया है और सरकारें, उनके सामने भी तो नई चुनौतियां हैं। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 में। नेपाल में अचानक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फूट पड़े और खास बात ये थी कि इनकी कमान युवाओं के हाथ में थी, है ना? वो जिसे हम जेन जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आज की नई डिजिटल पीढ़ी। रॉयटर्स के अनुसार इन युवाओं में सरकार के प्रति गहरा गुस्सा था। वजह थी भ्रष्टाचार, बढ़ती असमानता, नौकरियों की कमी और हाँ, कुछ सरकारी नीतियां भी। और इस गुस्से को भड़काने का जो तात्कालिक कारण बना, वो जैसा कि रॉयटर्स बताता है, सरकार का एक अचानक लिया गया फैसला था। फेसबुक, एक्स मतलब जो पहले ट्विटर था, यूट्यूब, ऐसे कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी लगा दी? क्यों? सरकार का कहना था कि भाई इन कंपनियों ने देश के नए कानूनों के तहत खुद को रजिस्टर नहीं किया था, निगरानी और जवाबदेही के लिए। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ एक चिंगारी थी, है ना? बारूद तो पहले से जमा था। बिल्कुल। ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी झड़पें हुई। हाँ, तस्वीरें भयानक थीं। कुछ गुस्साए लोगों ने, जैसा रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। संसद भवन, मंत्रालय, प्रशासनिक दफ्तरों पर भी। काठमांडू के कई इलाकों में आगजनी हुई, दुकानों, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति काफी बिगड़ गई थी। और फिर पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस, रबर बुलेट। और रॉयटर्स ये भी कहता है कि कुछ बेहद तनावपूर्ण स्थितियों में असली गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। ओह! इसका मानवीय पहलू बहुत दुखद था। जैसा आपने शुरू में कहा, 70 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। 70 से ज्यादा? हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में हालात की गंभीरता बताता है। बहुत दुखद। सैकड़ों लोग घायल हुए और सार्वजनिक और निजी संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ। और इसका राजनीतिक असर? हाँ, इसका सीधा असर राजनीति पर भी पड़ा, जाहिर है। एपी न्यूज के मुताबिक भारी दबाव के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? हाँ, और सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया था वो भी हटाना पड़ा। फिर हालात संभालने के लिए सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया और मार्च 2026 में नए चुनाव कराने का ऐलान हुआ। तो ये तो हुई घटना कि भाई क्या हुआ था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन का गुस्सा था या जड़ें कहीं और गहरी थीं? हाँ, यही अहम सवाल है। हमारे स्रोत तो कुछ और कहानी बताते हैं ना। बिल्कुल, ये सिर्फ ऊपरी सतह थी। अल जजीरा और रॉयटर्स दोनों के विश्लेषण इसी तरफ इशारा करते हैं कि सोशल मीडिया बैन तो बस वो आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। हाँ बिल्कुल, असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी युवाओं में फैली जबरदस्त हताशा, निराशा। हताशा किस बात की? रॉयटर्स के मुताबिक नेपाल के युवा लंबे समय से बेरोजगारी से जूझ रहे थे। अच्छे आर्थिक अवसरों की कमी थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठहरा हुआ है। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा था। अच्छा, तो ये निराशा पहले से थी, ये समझ आता है। लेकिन फिर सोशल मीडिया बैन ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सीधे सड़कों पर उतर आए? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अल जजीरा का विश्लेषण इस पर रोशनी डालता है। ये जो जेन जी है ना, हाँ, आज की पीढ़ी जो मतलब इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ ही बड़ी हुई है, हाँ, उनके लिए डिजिटल दुनिया, ये सोशल मीडिया, ये सिर्फ मनोरंजन या दोस्तों से बात करने का जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? ये उनकी पहचान का हिस्सा है, उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी आवाज का एक अभिन्न अंग है। उनके लिए ऑनलाइन स्पेस उतना ही रियल है, उतना ही वास्तविक है जितनी ऑफलाइन दुनिया। तो जब सरकार ने
इस स्पेस पर अचानक पाबंदी लगाई तो इसे सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन की तरह नहीं देखा गया। अच्छा, इसे उनकी आजादी पर हमला माना गया। उनकी पहचान पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर महसूस किया गया। ये एक तरह से पूरी पीढ़ी की अस्मिता पर चोट जैसा था। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि डिजिटल अधिकार अब कितने पर्सनल बन चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? रॉयटर्स तो भ्रष्टाचार और असमानता का भी जिक्र कर रहा था। हाँ, वो दूसरा बड़ा और पुराना मुद्दा है। बिल्कुल। सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार फैला है, जवाबदेही की कमी है, इसको लेकर लोगों में, खासकर युवाओं में, गुस्सा सालों से पनप रहा था। उन्हें लग रहा था कि सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और रॉयटर्स ये भी बताता है कि अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, वो भी एक बड़ी वजह थी। बढ़ती खाई? हाँ। और यहाँ सोशल मीडिया का एक और पहलू सामने आता है। जब लोग नेताओं की, अमीर तबके की आलीशान जिंदगी की झलकियां ऑनलाइन देखते हैं, हाँ, वो फोटो, वो वीडियोस, बिल्कुल, हाँ, तो उन्हें ये असमानता और ज्यादा चुभती है, गुस्सा और बढ़ता है। समझ गई। मतलब एक तरफ बेरोजगारी और अवसरों की कमी है, दूसरी तरफ सिस्टम में भ्रष्टाचार और अमीरों की नुमाइश। ये तो वाकई एक विस्फोटक मिश्रण था। बिल्कुल। और इसमें सरकार की कुछ अपनी गलतियों ने भी योगदान दिया, आग में घी डालने का काम किया। अल जजीरा के मुताबिक ये जो सोशल मीडिया की निगरानी वाला कानून लाया गया, हाँ, उसे लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल थे। ऐसा लगा कि सरकार ने इसे बिना किसी सार्वजनिक बहस के, बिना पारदर्शिता के बस थोपने की कोशिश की। मतलब लोगों से पूछा ही नहीं। हाँ, लोगों को लगा कि भाई इंटरनेट और सोशल मीडिया तक हमारी पहुंच एक बुनियादी अधिकार है और सरकार का एक कदम सीधे तौर पर इस अधिकार पर हमला है। लेकिन एक मिनट, क्या सरकार के पास रेगुलेशन को लेकर कोई जायज चिंता नहीं हो सकती थी? जैसे फेक न्यूज या ऑनलाइन नफरत फैलाना। मैं मानती हूँ तरीका गलत था, पर चिंता तो हो सकती है। नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है, आपने सही कहा। निश्चित तौर पर डिजिटल स्पेस में चुनौतियां हैं, गलत सूचना है, नफरत फैलाई जाती है, सुरक्षा चिंताएं हैं। कोई भी स्रोत ये नहीं कहता कि रेगुलेशन जरूरी नहीं है। मुद्दा रेगुलेशन का नहीं, बल्कि उसके तरीके का था। अच्छा, तरीका, पारदर्शिता की कमी थी, बातचीत का अभाव था, और अचानक बैन लगाने का जो फैसला था, उसने इसे अधिकार छीनने जैसा बना दिया, न कि एक सोची समझी नीति। और फिर विरोध होने पर सख्ती। बिल्कुल। ऊपर से, जैसा रॉयटर्स बताता है, जब विरोध शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों ने जिस तरह से बल प्रयोग किया, उसने आग में घी डालने का काम किया। इससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ गया। और एक और अहम बात जो एपी न्यूज की रिपोर्ट से निकलती है, वो है संस्थाओं पर भरोसे की कमी। भरोसे की कमी? मतलब लोगों को ये यकीन ही नहीं था कि अगर हिंसा होती है, ज्यादती होती है, तो उसकी कोई निष्पक्ष जांच होगी, कि दोषियों को सजा मिलेगी या पीड़ितों को इंसाफ और मुआवजा मिलेगा। अच्छा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट या भरोसे का संकट था, इसने भी लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्हें लगा कि सिस्टम के अंदर रहकर उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो ये तो हो गई वजह, युवाओं की निराशा, डिजिटल पहचान पे वो हमला, भ्रष्टाचार, असमानता, सरकारी गलतियां भी। हाँ, सरकारी गलतियां और भरोसे की कमी। काफी कुछ था। अब सवाल ये है कि क्या ये सब दोबारा हो सकता है? क्या नेपाल में इस तरह की अशांति का खतरा अभी टला है या बना हुआ है? हमारे स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत इस संभावना से इनकार नहीं करते, बल्कि वो एक तरह से चेतावनी देते हैं कि खतरा अभी बना हुआ है। बना हुआ है? क्यों? वजह सीधी है, जो मूल समस्याएं थी वो रात भर में गायब नहीं हो गई हैं। हाँ। भ्रष्टाचार अब भी एक मुद्दा है, आर्थिक असमानता मौजूद है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर अब भी सीमित हैं। तो जब तक ये बुनियादी दिक्कतें रहेंगी, तब तक अंदर ही अंदर असंतोष सुलगता रहेगा। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जिसे कोई भी चिंगारी फिर से भड़का सकती है। और क्या कोई खास तरह की चिंगारी हो सकती है, जैसे पिछली बार हुई थी? बिल्कुल। एक बड़ा जोखिम यही है कि अगर भविष्य में सरकार फिर से लोगों की राय जाने बिना या पारदर्शिता के बिना अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई पाबंदी लगाने की कोशिश करती है, या इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की रोक लगाती है, तो लोग इसे फिर से हमला मानेंगे। हाँ बिल्कुल, लोग इसे फिर से अपने अधिकारों पर हमला मान सकते हैं। और पिछला अनुभव देखते हुए प्रतिक्रिया शायद और तीखी हो। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, तो सोशल मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच नहीं है, ये अब लोगों को, खासकर युवाओं को, तेजी से सूचना देने और एकजुट करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन गया है। सही बात है। कोई भी अन्याय या गलत सरकारी कदम की खबर मिनटों में हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। इससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन संगठित करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। ये गतिशीलता भी भविष्य के किसी भी विरोध को ज्यादा अप्रत्याशित और शायद ज्यादा विस्फोटक बना सकती है। ये बात सही है। और पिछली बार जो हुआ, मतलब वो हिंसा, वो मौतें,
अगर उन मामलों की जांच ठीक से नहीं होती, अगर लोगों को लगता है कि लीपापोती की जा रही है या न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है या मुआवजा नाकाफी है, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा? निश्चित रूप से। एपी न्यूज की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। अगर लोगों का बचा खुचा भरोसा भी टूट गया, अगर उन्हें लगा कि सिस्टम जवाबदेह नहीं है, तो निराशा और गुस्सा और बढ़ेगा। तो वो भी एक वजह बन सकती है। हाँ, ये भी भविष्य में किसी बड़े टकराव का आधार बन सकता है। भरोसे का पुनर्निर्माण बहुत जरूरी है और ये तभी होगा जब पिछली गलतियों के लिए जवाबदेही तय हो। और राजनीतिक पहलू, क्या नेता इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं? ये भी एक वास्तविक खतरा है। बिल्कुल, राजनीतिक अस्थिरता या नेताओं द्वारा अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की अशांति का इस्तेमाल करना, ये समाज को बांटने वाली बयानबाजी करना, ये सब हालात को और बिगाड़ सकता है। मतलब मुद्दे सुलझाने की बजाय। हाँ, अगर नीतियां दीर्घकालिक समाधान के बजाय सिर्फ तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जाती हैं, तो ये असंतोष को और गहराई करेगा। तो मतलब खतरा कई तरफ से है। पुरानी समस्याएं हैं, नए पाबंदियों का डर है, सोशल मीडिया की ताकत है, न्याय पर भरोसे की कमी है और राजनीतिक खेल भी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे स्रोत क्या रास्ते सुझाते हैं? देखिए, स्रोतों के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें उभर कर सामने आती हैं, और ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि ऐसी चुनौतियों से जूझ रहे कई समाजों के लिए अहम हो सकती हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है शासन में पारदर्शिता और भागीदारी। पारदर्शिता और भागीदारी? हाँ, खासकर ऐसे कानून बनाते समय जो लोगों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी या डिजिटल स्पेस। उनमें नागरिकों की, सिविल सोसाइटी की, विशेषज्ञों की और खासकर युवाओं की राय लेना अनिवार्य होना चाहिए। मतलब सबको शामिल करना जरूरी है। दूसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए। जब भी मानव अधिकारों के उल्लंघन या शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगें, उनकी स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, और अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाना होगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो। इससे लोगों में कानून के राज पर भरोसा बहाल होगा। ये तो हुई प्रक्रिया और न्याय की बात, लेकिन उन मूल आर्थिक और सामाजिक वजहों का क्या जो गुस्से को जन्म देती हैं? बेरोजगारी, असमानता। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ रही हैं। इसीलिए तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण कदम है ठोस सामाजिक आर्थिक सुधार। सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले बदलाव। जैसे युवाओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा करना, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर निवेश करना, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नीतियां बनाना और सबसे बढ़कर जमीनी स्तर तक फैले भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगाना। जब लोगों को लगेगा कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, तो हताशा कम होगी। ये बात तो सही है। और नागरिक अधिकारों का क्या, खासकर डिजिटल अधिकारों का, जिनका जिक्र बार बार आ रहा है? वो चौथा स्तंभ है, नागरिक अधिकारों का सम्मान और सुरक्षा। इसमें बोलने की आजादी शामिल है, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की आजादी शामिल है और आज के दौर में उतने ही महत्वपूर्ण डिजिटल अधिकार शामिल है। हाँ, डिजिटल अधिकार। लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि वे बिना किसी डर के अपनी राय रख सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं और ऑनलाइन स्पेस का इस्तेमाल जानकारी पाने और संवाद करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, देखिए, वाजिब प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन वे कानून के दायरे में हो, जरूरी हो, आनुपातिक हो, मन माने नहीं। समझ गई। और आखिरी चीज, कोई पांचवा कदम? हाँ, पांचवी और शायद इन सबको संभव बनाने वाली कड़ी, स्वतंत्र और मजबूत संस्थाएं। जैसे एक निष्पक्ष न्यायपालिका, हाँ? एक प्रभावी मानवाधिकार आयोग, स्वतंत्र मीडिया और अन्य निगरानी संस्थाएं। ये वो सेफ्टी वॉल्व्स हैं जो सिस्टम को जवाबदेह बनाते हैं और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें न्याय मिल सकता है। हाँ। वे व्यवस्था के भीतर रहकर बदलाव ला सकते हैं। और जब ये रास्ते बंद महसूस होते हैं, तभी लोग सड़क पर उतरते हैं। तो ये थी नेपाल की हालिया उथल पुथल पर हमारे स्रोतों, रॉयटर्स, एपी न्यूज, अल जजीरा पर आधारित एक गहरी पड़ताल। हमने देखा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ये फिर हो सकता है और इसे रोकने के लिए क्या जरूरी है। उम्मीद है कि इस बातचीत से इस जटिल मुद्दे के अलग अलग पहलू समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरी घटना एक बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है, जो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की सरकारों और समाजों के लिए प्रासंगिक है। क्या सवाल? सवाल ये कि इस डिजिटल युग में, जहां ऑनलाइन दुनिया हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन चुकी है, सरकारें अपनी सुरक्षा चिंताओं या नियंत्रण की इच्छा
और नागरिकों की डिजिटल स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति के अधिकार और गोपनीयता, इनके बीच एक सही, भरोसेमंद और टिकाऊ संतुलन कैसे बना सकती हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा और इस पर शायद वैश्विक स्तर पर और ज्यादा गंभीर चर्चा की जरूरत है।